नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। किसी भी शहर को विकसित बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी बढ़ता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज वर्चुअल चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हान जी। विपिन मल्हान जी, हमारे वर्चुअल चर्चा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही अपने संबोधन में देश को मजबूत करने के लिए 5 स्तंभों पर बात कही थी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिस्टम सब कुछ शामिल था। और इसी पर वित्त मंत्री ने भी इसको माइक्रो, स्मॉल और जो मध्यम वर्गीय उद्योग है, एमएसएमई है, उसके लिए 20,000 करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया था। तो इसका इतना प्रभाव जो भी है गौतम बुद्ध नगर की इंडस्ट्री में कितना पड़ेगा, और इसके लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है, और आप कैसे इस पैकेज को ज्यादा से ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? देखिए जी, जो ये कोविड-19 का समय हमारा चल रहा है, जिस संकट खड़े हैं अभी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सबसे पहले ये कहा गया कि हम आत्मनिर्भर बने। उसके बाद फिर हमें 20 लाख करोड़ का एक पूरे हिंदुस्तान के लिए पैकेज अनाउंस किया गया। थर्ड फेज के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारी मैडम ने 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ की इंडस्ट्री को डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री के लिए दिए गए। भारत सरकार जब भी कोई आर्थिक पैकेज देती है तो वो पैसा आता है बैंक के माध्यम से। जितने प्यार से, जितने आसानी भरे शब्दों में भारत सरकार, केंद्र सरकार कहती है या हमारा वित्त मंत्रालय कहता है कि आपको 20,000 करोड़ की मदद ऐसे ऐसे आपको मिलेगी और बैंक आपको देगा, पर जब वही उद्योगपति, वही एंटरप्रेन्योर बैंक के पास जाता है तो बैंक उसमें कई फॉर्मेलिटीज क्रिएट करता है। इट्स नॉट इजी कि आप गए और फॉर्म भरा और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में आपका फिर प्रोजेक्ट करता है कि प्रोजेक्ट में वायबिलिटी है कि नहीं है, प्रोजेक्ट से पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने प्रोजेक्ट लगाया, मैंने लैंड ले रखी है, मैंने प्लांट लगा रखा। आज की डेट में कोविड-19 में लॉकडाउन भारत सरकार ने किया है, आज की डेट में काम नहीं है, भारत सरकार की वजह के चक्कर में नहीं है, कोविड-19 के चक्कर में नहीं है, पर उसमें बैंक को तो ये चीज नहीं देनी चाहिए। बैंक को तो दिशा निर्देश होने चाहिए कि ये उद्योग है, ये सेगमेंट, इनको अगर इस प्रकार के पैसे की आवश्यकता है तो बैंकों को पैसा देना चाहिए। कोई फ्री में तो पैसा दे नहीं रही, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं हमसे। उस बावजूद भी इतना इजी नहीं है बैंक से आज की डेट में पैसा लेना। आपने अभी एक शब्द नोएडा का लिया कि नोएडा की इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट होगा। पहले तो मैं आपको नोएडा की इंडस्ट्री का हाल बता दूं। इस कोविड-19 से नोएडा की स्थिति, भौगोलिक स्थिति है या औद्योगिक स्थिति है क्या। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ, इमीडिएट रात को प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कह दिया अब से लॉकडाउन हो गया। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑफिस 10 से 15 दिन का कच्चा माल, रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री में रखता है कि रोज उसकी प्रोडक्शन होनी है, और उसके यहाँ 3, 4, 5 दिन का बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्री में पड़ा होता है, जो शिपमेंट, जो कंसाइनमेंट जानी होती है। जब लॉकडाउन कराते हो तो आपका कच्चा माल भी फैक्ट्री में रुक गया, आपका बना प्रोडक्ट भी फैक्ट्री के अंदर रुक गया। न कच्चा माल जा सकता, न बना हुआ माल जा सकता। उस हालत ये हुई कि 1-1.5 महीने में कच्चा माल खराब हो गया। जो मेरा फिनिश गुड पड़ा हुआ था, सपोज करिए मैं फ्रांस में एक्सपोर्ट करता हूँ, पेरिस में एक्सपोर्ट करता हूँ, इटली में एक्सपोर्ट करता हूँ, सब जगह लॉकडाउन हो गया, सब जगह मॉल्स बन गए, या मैं नहीं करता, हिंदुस्तान में ही जितने शॉप्स हैं, जितनी मॉल्स हैं, वहां पे अपना प्रोडक्ट वहां पर बेचता हूं, तो वो दुकान बंद हो गई, तो मेरा माल कौन लेगा? यानी मेरा रॉ मटेरियल भी बेकार हो गया, मेरा फिनिश गुड भी बेकार हो गया। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री विदाउट फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन के नहीं चल सकती। तो 90% लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा होता है। बैंक से हमारे ऊपर लोन के ऊपर ब्याज हमारे ऊपर चालू हो गया। इंडस्ट्री हमारी बंद कर दी गई, ताला हमारी इंडस्ट्री के बाहर लगवा दिया गया। पर
जो हमारी लेबर है, जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे ऑफिस में कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी हमने देनी है। काम हमारे पास है नहीं, हम घर में बैठे हैं, बैंकों का लोन करें, रॉ मटेरियल हमारा हो गया, फिर हमारा खराब हो गया, सैलरी का मीटर हमारे ऊपर चल गया, और आगे क्या होना है ये हमें नहीं पता। हमारी फैक्ट्री हमें नहीं पता, हमारा रूटीन दोबारा बोला आएगा हमें नहीं पता। आज की डेट में जिस टाइम इंडस्ट्री बंद करी गई तब तो गांव भेजा नहीं गया, जिस टाइम इंडस्ट्री खोली गई उसी टाइम लेबर को के गांव जाने के लिए बसें लगा दी गई। तो आज इंडस्ट्री में श्रमिक भी नहीं है, नो ऑर्डर, नो फंड्स, नथिंग एट ऑल। इस स्थिति के अंदर आज की डेट में नोएडा की इंडस्ट्री अपने आप को, और अगर नोएडा एक रोल मॉडल है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर तकरीबन 15,000 इंडस्ट्री, 15,000 इंडस्ट्री हैविंग हियर, तो उनका ये हाल है, तो इसका मतलब पूरी हिंदुस्तान का यही हाल होगा। सारे उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आज की डेट में अगर एविएशन इंडस्ट्री, मतलब करोड़ों आदमी कहीं ना कहीं फ्लाई करते थे, रोज जाते थे, अपना बोर्डिंग पास इशू कराते थे, वो बोर्डिंग बनता था वो भी हमारी इंडस्ट्री में ही बनता था। वो बंद हो गया तो हमारा ऑर्डर आना बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई जब ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री, सारे एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट्स बंद है, कोई कंटिन्यू चीज नहीं है। आप आ जाइए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, जो आप कर दिया 50 लोगों की शादी होंगी, जितने भी बड़े हॉल थे जहां 2-2, 4-4 हजार आदमी की मैरिज पैलेसेस में शादियां होती थी, वहां पर प्रोडक्ट जाता था हमारी इंडस्ट्री से जाता था, हो गई। तो सबका घड़ा किसके ऊपर फूट रहा है? हमारे ऊपर फूट रहा है। वी आर द सफरर। तो आज की डेट में थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक लोगों का आना जाना मोमेंटम फ्री नहीं होगा, तब तक यहाँ की इंडस्ट्री, नोएडा की नहीं, हिंदुस्तान, व्यापार, कारोबार, बिजनेस, उद्योग सब नीचे ही रहेंगे। अभी हम कह सकते कि कब हमारे हालात ठीक होंगे, क्योंकि अगर वैक्सीन आती भी है तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे लोगों की पॉपुलेशन 135 करोड़ लोगों की है। कैसे घर घर तक वो दवाई पहुंचेगी, मेडिसिन पहुंचेगी, लोग लेंगे, इंजेक्शन आता है, ड्रॉप्स आते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब तक सारा माहौल ठीक नहीं हो जाता, वर्कर्स वापिस अपने गांवों से वापिस शहरों में नहीं आ जाते, तब तक इतना इजी नहीं है इंडस्ट्री को सरवाइव करवाना। इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले सरकार को बैंकों को निर्देश देने पड़ेंगे कि जितने दिन हमने ऑफिशियल लॉकडाउन किया है उतने टाइम का जो लोगों के ऊपर लोन का ब्याज है उसको माफ कर दिया जाए। जितने दिन इंडस्ट्री बंद रही, जो बिजली के बिल हैं फिक्स चार्जेस में, वो इनसे ना लिए। प्राधिकरण को कहना पड़ेगा कि जितने दिन इनकी इंडस्ट्री बंद रही, इनके पानी के लीज रेंट इनसे ना लिया जाए। कम से कम कोई तो संजीवनी बूटी हमें मिले, कोई तो टैक्स मिले। अभी सारे बिल सब कुछ हमारे सिर के ऊपर चल रहा है, हमारे ऊपर तलवार चल रही है हर चीज की। हम लोग डिप्रेशन के अंदर हैं, वी आर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, थिंग्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। कहीं से भी सकारात्मक रूप का रवैया नजर नहीं आ रहा। सर, जैसे कि अभी पीएम मोदी ने कहा कि लोकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कही है, लोकल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात कही है, तो इससे बड़े इंडस्ट्रीज को, जैसे आपने कहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अब लोकल को ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो बड़ी इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान या फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ये अपना मानना है एज ए नोएडा की इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट होने के नाते कि लोकल जो आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न दिखाया, ये बहुत बढ़िया प्रयास है। अगर आप ये तो हमारे यहाँ सारा कुछ यहीं पर हुआ करता था, हमारे यहाँ और ताइवान से चीजें नहीं आया करती थी। यह प्रोडक्ट
एक गुडविल हुआ करती थी कि बाबा पोता बढ़ते, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी होती थी, 20-20, 30-30 साल तक चीजें हिलती नहीं थी। आज की डेट चाइना ने हमारी इंडस्ट्री को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है। हम लोग अब मैन्युफैक्चर नहीं रह गए हैं, हम लोग असेंबली, वहां से सामान मंगाया, 4 नट लगाए, मेड इन इंडिया का हमने लेबल लगाया और मार्केट में बेच दिया। आज अगर लोकल चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है तो सबसे पहले केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम क्या? चाइना के साथ हमारे आज की डेट में बड़े इमोशनल रिश्ते नहीं रह गए हैं। आज हिंदुस्तान प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक जनता के दिल के अंदर उन चाइना वासियों के लिए नफरत ही है, कोई प्यार नहीं है। आज की डेट में हम चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ टेंस हुई थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 300% से लेकर 500% की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो लोगों ने हाथ खींच लिए थे कि किसी भी व्यक्ति ने पाकिस्तान से कोई व्यापार करना बंद कर दिया था और पाकिस्तान से व्यापार करना बंद कर दिया था। अगर इसी के ऊपर जब तक चाइना जैसी कंट्री के ऊपर इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक लोग वहां से लोकल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। लोकल विद लोकल तभी सक्सेस होगा जब वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो लोग फिर यहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, यहाँ पर अपने आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। आज हम अगर बात करें तो हमारी 100% इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। A to Z वहां से आता है, हम उनको लेते हैं। इतने सक्षम नहीं है कि हिंदुस्तान में बना पाए, हम उनसे ज्यादा है, हम उनसे ज्यादा मेहनती हैं, पर क्योंकि इस टाइम वहां पर उनकी सरकार मदद करती है, उनको बैंकों से जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 5% मिलता है, जो हमको 12% मिलता है। वहां के जो लेबर लॉ हैं वो प्रोडक्शन के, हमारे यहाँ तो हम अपनी लेबर को डांट भी नहीं सकते, उसने भी झंडा लगा देगा फैक्ट्री के बाहर, हाय हाय जिंदाबाद। तो अगर हमें कॉम्पिटिट करना है तो उसकी तरीके से हमें यहाँ पर एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी यहाँ लोकल विद वोकल सक्सेस होगा। जी वही पे अभी जैसे आपने डिपेंडेंसी की बात कही, बैंक की जो बैंकिंग प्रॉब्लम इतनी चल रही है उसमें बात की। अब वहीं पे पीएम मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप्स को इतना इंपॉर्टेंस देना है। अब मान लीजिए कोई इंसान अगर स्टार्टअप करता है, उसके लिए तो हर चीज पीछे की जो बल है, बैंकिंग प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल है, वो सारे इतने मजबूत होने चाहिए तब जाके स्टार्टअप कुछ अच्छा बन पाएगा। सिर्फ बोल देने से तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि हर कोई हर एक गली में स्टार्टअप करना चाहता है। हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो गली गली में स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे। इतना नौजवान, इतना ब्रिलियंट नौजवान हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, पढ़ा लिखा है, ब्रेन रखता है और आगे तक का सोचता है, पर शायद आर्थिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से उसके पास पैसा नहीं है। आप टीवी के ऊपर आके, आप अखबार के माध्यमों से कह जो मर्जी दो कि हम स्टार्टअप प्रमोट करेंगे, पर स्टार्टअप प्रमोट तभी होगा जब उसको पास फाइनेंशियली आप बैकअप दोगे। अगर आप बैंकों को बोल दीजिए कोई भी यूथ आता है तो उसको 3% पे, 4% के ऊपर बैंकर लोन देंगे, आप देखिए हिंदुस्तान में 2 साल के अंदर स्टार्टअप कहां से कहां पूरी हिंदुस्तान की स्थिति बदल देगा, भौगोलिक बदल देगा। ब्रेन हमारे हिंदुस्तान में बहुत है पर वो यूज हो रहा है बाहर, हमारे यहाँ यूज नहीं हो रहा। हमारे यहाँ मेहनती लोग बहुत हैं पर वो मेहनत कर नहीं पा रहे। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारी कह कुछ रही है तो उसे एक्चुअली जो होना चाहिए उस स्थिति के ऊपर हम नहीं आ पा रहे। सर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके तरीके से ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जो इन सब चीजों में सुधार आ पाए? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, देखिए अगर हिंदुस्तान के अंदर आपने उद्योगीकरण करना है जी, तो आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एनवायरमेंट क्रिएट करने में बगैर पैसे के कोई उद्योग नहीं लग सकता। तो सरकार के जो बैंकिंग फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट हैं उनको आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए। बहुत लो रेट के ऊपर उनको इंटरेस्ट देना चाहिए जैसे विदेश में होता है। आज बांग्लादेश में भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आज में मात्र 4 से 5% रेट है और इंडिया में 12 से 13% है। कहां से कोई सर्वाइव करेगा? दूसरी चीज, इंडिया के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बनाने चाहिए, जमीन बेचने के लिए नहीं, उनको राइट अवे किराए पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। आज अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहूं तो मैं 1000 मीटर की फैक्ट्री के लिए कम से कम मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए खरीदने के लिए। अरे मेरे
और है ही नहीं तो मैं इंडस्ट्री चला ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना को बड़े बड़े हब बनाने चाहिए। मैंने आज कल सवेरे प्राधिकरण के पास जाऊं, अपनी एप्लीकेशन दूं, वो कह देंगे कि हर महीने आप इतना किराया दोगे हमें और अपना कल से काम चालू करो। मुझे उतना बड़ा जो रकम मुझे जमीन में लगानी है, उस पैसे को मैं प्रोडक्ट पे लगाऊंगा, उस पैसे को मैं मार्केट में लगाऊंगा, उससे मैं अपने रोटेशन को बढ़ाऊंगा, उससे मुझे बैंक के ऊपर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कई चीजें हिंदुस्तान को करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी के रेट आपको कम करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के रेट यहाँ पे बहुत जबरदस्त रेट है, आदमी मर जाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आपने किसी को उठाना है, उसे करना है, तो उसके शोल्डर पे इतना ही प्रेशर दोगे, उसके कंधों पे उतना ही भार दोगे जितना वो डे वन डे उसको इतना दबा दोगे तो वो दब जाएगा। उसको पहले फ्रीडम, उसको उतना इजी इन्वायरमेंट क्रिएट करो ताकि वो यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए काम कर सके, हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार दे सके, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान दे सके। जी सर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडस्ट्रियल सिस्टम ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है, और जिसमें आईटी और डिजिटाइजेशन को उन्होंने फिर से अहम भूमिका निभाते हुए जो बात कहते हैं वो उन्होंने कह दी। अब आप बताइए कि गौतम बुद्ध नगर में किस प्रकार से ये काम चलेगा, या अभी और इस पर टाइम लगेगा इसे इम्प्लीमेंट होने में, इन सब चीजों पे? देखिए, आज की डेट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है बहुत अच्छा है कि हर चीज, किसी को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, हर चीज अपने टेबल के ऊपर ही हो। फिर उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी मजबूत टीमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिएट करना पड़ेगा। मैं और अभी आप बात कर रहे हैं उसमें भी कभी कई बार आवाज जा रही है, कई बार मुझे आपका फेस नजर नहीं आ पा रहा क्योंकि नेटवर्क का इशू है। तो आप तभी कर सकते हैं जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना बने। कहना बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे लगता है कि भविष्य में ये चीजें जरूरी भी हैं। नोएडा की इंडस्ट्री में भी लोगों ने, सबने आज की डेट में सारे सिस्टम ऑनलाइन कर लिए हैं। ऑनलाइन अच्छा है, पर आपका ऑनलाइन में सर्वर डाउन हो जाता है, 2-2 दिन तक आपका सर्वर ही नहीं चलता, तो व्यक्ति क्या करे? तो कहानी वही है कि पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, तब उस चीज का इम्प्लीमेंट करें। एक और सवाल, जब जहाँ ये महामारी के दौरान में जब कुछ इंडस्ट्रीज को राहत मिली है, जहाँ प्रोडक्शन जिसका बढ़ा है, जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइजेशन हो गए, आटा हो गया, चावल हो गया, और वहीं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इसके बीच में अब स्ट्रगल कर रही है बहुत ज्यादा, जैसे ट्रेवल्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, रिटेल हो गए, या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हुए, तो इसको वापस ट्रैक में लाने के लिए अभी आपका क्या प्लान है? जैसे अभी लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी हम नहीं कह सकते कि लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। अभी आप कि भोपाल ने भी परसों 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया, बिहार में भी लॉकडाउन हो गया, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सैटरडे संडे के अंदर लॉकडाउन है। अभी पोजीशन हमारे हाथ में नहीं है, अभी भविष्य नहीं पता। 20 मार्च 2020 को शायद आपको भी नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता था कि आने वाले समय में लॉकडाउन हो जाएगा। हिंदुस्तान बंद हो जाएंगी, ट्रेन सारी बंद हो जाएंगी, साइकिल तक सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगी। ना आपने कल्पना करी थी, ना मैंने कल्पना करी थी। अभी जो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पा रही है, उनके बारे में भी अभी कुछ कहना मेरा ख्याल है बेईमानी है, क्योंकि अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कोई चीज ही नहीं है। कब एनवायरमेंट क्लियर होगा, मैंने कहा ना कि कब वैक्सीन आएगी, कब वो दवाई घर घर तक जाएगी, लोगों का सिस्टम स्ट्रांग होगा, लोग कोरोना से फाइट कर सकेंगे, लोग मूवमेंट के अंदर आएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक हो पाएंगी। लोग आज की डेट में मार्केट में, मेरा ख्याल आप भी जाते होंगे तो सिर्फ जरूरत का सामान ही ले रहे होंगे। पहले मॉल जाता था तो मैं भी कोई भी चीज पसंद आई उठा ली, पर अब नहीं करते। जितना पैसा आपके पास पड़ा, पता नहीं 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, उसी में ही सब कुछ करना है। तो अब नहीं दिख रहा हमें कुछ, तो ना इंडस्ट्री के बारे में कुछ कह सकते, ना कोरोना के बारे में कुछ कह सकते हैं तो प्रे कर सकते हैं प्रभु से यही कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, घर घर तक पहुंच जाए, जो ये डर खत्म हो, बाहर निकले, काम पे चले और हमारी इकोनॉमी वापस आए। सर, आखिरी सवाल, गौतम बुद्ध नगर को देश का सबसे बेहतर स्टार्टअप माना जाता है, ठीक है, और आप हमारे चैनल के थ्रू अपने जो नए उभरते हुए इंटरप्रेन्योर्स हैं, नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें और उसको कैसे उस चीज का फायदा मिले? देखिए, मैं नोएडा के जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी यूथ हैं, और जो भी नया इंडस्ट्री के अंदर आना चाहेगा, उसको सिर्फ यही शिक्षा दूंगा
यही मैसेज दिया कि ये वक्त कोरोना कोविड-19 ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए पहले पूरी जानकारी ले, उसकी मार्केट की पूरी जानकारी ले और इस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है, कितने समय तक ये चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है, बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आईफोन 5 एक साल पहले आया था, आज आईफोन 10 6 पता नहीं क्या वो भी आ चुका है, 11 प्रो आ चुका है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट से चेंज हो रही है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, पहले पूरे प्रोडक्ट की जानकारी, पूरी मार्केट की जानकारी, उसके बाद में टाइम के अंदर आप जाइए। और विजन पूरा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं उसमें मैं निष्ठापूर्वक अपना मेहनत करूंगा और यहीं से मैं रिजल्ट लाके दूंगा और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसी तरह के वर्चुअल चर्चा शो से बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे।